नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ बच्चन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो वहीं हरियाणा में 2024 की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है और राजनीतिक दलों की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जीत के दावे ठोके जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की तरफ से 75 पार का नारा दिया गया विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसके बाद अब हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक पारा एक बार फिर से अपने चरम पर है। ऐसे में चर्चा होगी इस मुद्दे पर। उससे पहले यह रिपोर्ट। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे ही प्रदेश में अब राजनीतिक हवाएं तूफानों का रूप लेने लगी। 2024 को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी जीत का दावा ठोक दिया है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने अब की बार 75 पार की बात कह दी है। इसके बाद से ही प्रदेश की राजनीति का पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। तो वहीं एक तरफ जहां नायब सिंह सैनी ने 75 पार का नारा दिया। देखिए, क्योंकि हरियाणा की जनता ये बात बोल रही है कि 75 पार की बात और 75 पार रहेंगे। आपके सामने आप देख लें 75 पार। आज हरियाणा के जन जन के अंदर एक उत्साह है, आज माहौल है। तो वहीं उन्होंने पूर्व की सरकारों पर भी ये कहकर जमकर निशाना साधा कि पूर्व की सरकारों में बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी नहीं लग पाते थे, लेकिन आज के समय में मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान युवा अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी पा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, आज एक गरीब माँ का बेटा आज ICS अधिकारी लग जाता है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के लग जाता है। नहीं तो पूर्व की सरकारों के अंदर एक गरीब माँ का बेटा तो सोच भी नहीं सकता था कि ICS अधिकारी लग जाएगा। उसके लिए भी पूर्व की सरकारों में क्वालिफिकेशन थी, उसके लिए क्वालिफिकेशन थी कि वो मुख्यमंत्री के मम्मी का छोरा होना जरूरी है, ये क्वालिफिकेशन थी। या उसकी टैची के अंदर वजन ज्यादा हो, भ्रष्टाचार होता था, गरीब व्यक्ति तो पैसे नहीं दे पाता था और पैसे के अभाव के कारण नौकरी नहीं लग पाती थी। ये मनोहर लाल जी ने सम्मान दिया कि आज अगर बच्चा टेस्ट क्लियर करता है तो बिना पर्ची के बिना खर्ची के वो सरकार के अंदर अधिकारी बन जाता है। एक तरफ जहां नायब सैनी ने अपनी सरकार के कार्यकाल की तारीफ की तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर भी और पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने आने वाले समय में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत का दावा ठोक दिया है और विधानसभा में 70 पार की बात कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमटने वाली है। अभी हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, 10 के 10 लोकसभा जीतने जा रही है कांग्रेस और विधानसभा में 70+ ये सिंगल डिजिट में रहेगी भारतीय जनता पार्टी। 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी जीत का दावा ठोकते हुए बयानबाजी की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन देखने की बात यह होगी जब खेल जनता की उंगलियों पर होगा तो जनता किसे स्वीकार कर किसे नकारती है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझा कि 2024 को लेकर सुगबुगाहट पूरे प्रदेश में है। एक तरफ बीजेपी 75 पार की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कहते हैं कि बीजेपी सिंगल डिजिट में समट जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद है प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता है बीजेपी के, खालिद चहल का प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत पंजवेटा प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले प्रोफेसर विधु रावल आपकी तरफ आना चाहूंगा। देखिए, नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नायब सिंह सैनी, उनकी तरफ से 75 पार की बात कही गई है। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को आप? वसंत जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं अलग अलग पार्टियों के, प्रबुद्ध भाई, इन सब भाइयों को भी नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी और मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से एक के बाद एक गरीब कल्याण के, किसान उत्थान के कार्य किए, जिस प्रकार से उद्यमी से लेकर युवा तक, महिलाओं से लेकर किस प्रकार से देश के सबसे निचले वर्ग तक जो है सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे नहीं, वहां से लाभ शुरू हो। किस प्रकार से पुरानी सरकारों का एक धर्रा हुआ करता था कि हम कोशिश करेंगे कि हमारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचे, निचले पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचे। मनोहर लाल जी ने गेम के रूल्स ही किस प्रकार से पलट दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं ही अंतिम व्यक्ति से शुरू होंगी, अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय होगा,
तो पूरी पंक्ति का उदय होगा। और पीछे से शुरू करते हुए किस प्रकार से उन्होंने आगे लोगों को बढ़ाना शुरू किया, जिसके कारण लोगों के जीवन के अंदर सुगमता आई है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है। किस प्रकार मुख्यमंत्री की गुड गवर्नेंस को लेकर आज पूरे देश के अंदर कौतूहल है। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की जो सरकार है उसकी जिस प्रकार से तेजी से बढ़ते हुए कदम है, एक के बाद एक अनुसरणीय और अनुकरणीय बन चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा में कोई पैरेलल नहीं है हमारा। 3000 रुपए सामाजिक सुरक्षा किसी दिव्यांग को, किसी विधवा को, किसी प्रकार जो बुजुर्ग हैं, हर बुजुर्ग को जो कि एक आयु वर्ग में रहते हैं, उनको 3000 रुपए मनोहर लाल जी की सरकार दे रही है। कोई पैरेलल नहीं है, हमारे आसपास भी कोई नहीं है। इसके अलावा किस प्रकार से किसान को लेकर हम 13-13, 14-14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं, किसान के खाते में पैसा डाल रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें हमारा पीछा कर रही हैं, हमारा अनुकरण कर रही हैं। और नायब सैनी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने इस पूरे जो सुगमता है, इस जो मुस्कान है, उस मुस्कान और उस खुशबू को किस प्रकार से उन्होंने समेटने का प्रयास किया है, किस प्रकार से भाजपा का पहिया बहुत तेजी से बढ़ने लगा है, किस स्पीड से बढ़ने लगा है। उन्होंने जो आज नारा दिया है वो आज जनता के मुंह से निकला हुआ नारा है। आज पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वसंत जी नारा नहीं दिया। ये जनता कह रही है कि इस बार जो पिछली बार की कमी रह गई थी, जो पिछली बार 75 पार नहीं हो पाया, इस बार 75 पार होगा और वी विल बी लकी थर्ड टाइम, और हम इतिहास बनाने वाले हैं। मनोहर लाल जी की सरकार पहली ऐसी सरकार होने वाली है पूरे हरियाणा के इतिहास में जो तीसरी बार लगातार बनेगी। और ये जनता के गरीब के आशीर्वाद से बनेगी। उन लुटेरों और खुसेरों को जब 2000 हाँ, गठबंधन भी एक रियलिटी है, लेकिन सबसे बड़ा दल भी हम ही थे, सबसे अधिक वोट भी हमें मिला था। पहली ऐसी सरकार बने थे जो सत्ता में रहते हो जिसने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया था। 3.5% 2014 के बनस्पत 2019 में ज्यादा मिला हमें वोट। अच्छा। उसके बावजूद भी कहीं पर समीकरणों में सीटें कुछ कम रह गई, तो सभी जो निर्दलीय थे उन्होंने भी समर्थन दिया। एक पॉलिटिकल पार्टी आई, उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी आपका समर्थन करेंगे। हरियाणा के जनता के मन को देखते हुए, जनादेश को देखते हुए सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ लगी और हमने एक शानदार कार्यकाल किया है जो भारत के अन्य राज्यों के लिए आज एक तरह से अनुकरणीय है। किस प्रकार से वो हमें देखकर हमने एग्जाम्पल सेट किए हैं और उन एग्जाम्पल्स पर चलते हुए आज दूसरे प्रदेश भी जो है, चलिए ठीक है, लोकहित का जवाब ले लेना लेते हैं। चाहिए, वो आदर्श बन चुके हैं आज मनोहर लाल जी। ठीक है, खालिद चाहल का प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ पैनल में मौजूद है, स्क्रीन पर लाइए। खालिद जी, देखिए, एक तरफ बीजेपी की तरफ से अपनी जीत का दावा तो ठोका जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया कि कांग्रेस की जो पूर्व सरकार थी उसमें तो पर्ची खर्ची चलती थी, नौकरी के मामले को लेकर नौकरी जब दी जाती थी। किस तरीके से देखते हैं अपनी सरकार बनाने का दावा किया, अपने कार्यकाल की तारीफ की, आप पर निशाना साध दिया सर? शर्मा जी, हाँ जी, मैं पहले विजय रावल जी के जो पीठ थपथपाने की परंपरा है ना, वो उसमें डॉक्टर ने मना नहीं किया है कि खुद की पीठ थपथपाने के लिए कोई डॉक्टर ने मना नहीं किया है। बीजेपी थपथपा रही है तो उनको थपथपाना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विजय रावल जी ने 2014 के चुनाव का जिक्र किया। 2000 में इस प्रदेश में 2014 में इस प्रदेश में भाजपा की सरकार के बनने के बाद केंद्र में इस प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, उनका 5 साल कार्यकाल चला। 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद मनोहर लाल जी निकलते हैं प्रदेश में और वो कहते हैं कि हमने इतने अच्छे काम किए हैं प्रदेश के अंदर कि हमको इस बार जनता 70 साल का आंकड़ा देने वाली है और जनता हमारे साथ है। और एक पैरेलल पार्टी जो अपने परिवार से, एक पैरेलल पार्टी जो अपने परिवार से अपने बुजुर्गों का अपमान करके आई थी, जो बीजेपी की सबसे बड़ी आलोचक थी, जो उनके परिवार के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति हरियाणा में नहीं था जो निजी आलोचनाएं, यानी निजी व्यक्ति के ऊपर आलोचनाएं करता था भाजपा की। वो किस तरह के उनकी शादी ब्याह को लेकर उनके किस तरह के मजाक, मतलब वो शब्द हम दोहरा नहीं सकते। उन शब्दों को हमें दोहराने में बड़ी मतलब शर्म आती है, जिस तरह के शब्द जेजेपी के नेताओं ने भाजपा के नेताओं के लिए यूज किए। भाजपा 2019 में अपने दावे को लेकर चुनाव लड़ती है और 40 के आंकड़े पर सिमट जाती है। कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिलती हैं, जबकि उसके पिछले चुनाव में 2014 के चुनाव में आपको पता है कि हमारी 20 से कम सीटें थी। अच्छा। लेकिन और ये भी था कि हमारे पास 2019 का चुनाव हुआ, हमारे पास उसमें संगठन नहीं था, हमारे पास प्रदेश के लोग थे। लेकिन 2019 में जो परिणाम रहे भाजपा की उस सरकार के थे जिसके अंदर के मतलब भाजपा को ऐसे लगता था कि उन्हें विश्व संगठन तो सर अभी भी नहीं है आपके पास। एक से सुनिए तो सही। हाँ। मेरी बात सुन लीजिए शर्मा जी, मेरी खत्म हो जाए, आप भी बोलिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बात पूरी कीजिए।
मतलब उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने विश्व जो जीत लिया है और किस तरह का परिणाम जनता ने दिया। अगर वो जेजेपी की बैसाखी पे नहीं जाते तो आज वो कहाँ बैठे होते, इसका कोई उनको खुद को पता नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जहाँ चलिए विदु जी आऊंगा आपके पास, ठीक है, बात पूरी कीजिए खालिद जी। आप खुद से अपनी पीठ खूब थपथपाना, लेकिन मेरी सुन लीजिए, ठीक है खालिद जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक पत्थर पार कहता था, एक जमुना पार कहता था, दोनों एक साथ आ गए और लोगों को एक दूसरे के सब छोटा सा एक जवाब ले। ठीक है विदु जी, एक बार बात पूरी होने दीजिए, आपके पास लौटूंगा जी। मेरी बात जी, कोई हमको जेजेपी थी या बीजेपी थी एक दूसरे की, ठीक है। हम जनता के लिए जनता के साथ चुनाव लड़ रहे थे और परिणाम क्या रहा चलिए आपने ठीक है, देखा। ठीक है, आपको बता देना चाहता ठीक है, हूं, ठीक है, चुनाव में ठीक है। 2019 के चुनाव में 2019 के चुनाव में 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा कि 10 के आसपास विधायक हमारे 500 से कम मामले में चुनाव आ रहे हैं, अन्यथा भाजपा को पता लग जाता। और 2019 से आज तक जो सरकार चली ठगबंधन की, उसके बीच में क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं विदु जी। जी ठीक है विदु जी, बात रखिए, ठीक है खालिद जी, जवाब आपकी बात का जवाब ले रहा हूं सर, ठीक है विदु रावल जी। मेरी बात खत्म नहीं हुई शर्मा जी। देखिए खालिद जी, जो बात आपने कही है उसी का जवाब मैं ले रहा हूं विदु जी से। अभी जो मेरी बात खत्म होने दीजिए कि हरियाणा के किसानों के साथ भाजपा ने क्या किया। अच्छा सर, आप तो ऐसे पढ़ने लग गए, आप तो ऐसे पढ़ने सर, एक एक करके जवाब लेंगे ना, एक बार 10 बात आप कह देंगे, 10 बातों का जवाब एक साथ कैसे होगा सर? और भी हमारे साथ और भी पैनलिस्ट मौजूद है इस पैनल में, सभी से जवाब लेना है सर। बोर्ड के अंदर जो खर्ची पर्ची की बात, चलिए ठीक है, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है ठीक है खालिद जी, पूरी डिबेट पड़ी है आपके पास, पूरी डिबेट अभी पड़ी है, हमारे पास समय बहुत है अभी फिलहाल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अपने लोकसभा चुनाव में सिंगल का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। चलिए ठीक है, वो तो सर समय बताएगा, बहरहाल समय बताएगा। प्रोफेसर पूरे प्रदेश में जा रही है, ठीक है, पूरी प्रदेश से जा रही है दोस्त, ठीक है प्रोफेसर विदुरा। 3 प्रमुख बातों पर मैं खालिद चहलका की जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, पहली बात उन्होंने कही कि 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए जनता के बीच में निकले तो क्या हुआ, तो खालिद चहलका इतिहास बन गया। जब से हरियाणा बना है 1966 से लेकर आज तक 2019 तक आखिरी जो चुनाव था, आज तक के इतिहास में 53 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका। खालिद जी जवाब लेते हैं, देखिए बीच में एक बार बात रख लीजिए, बाद में आपके पास लौटूंगा सर। खालिद चहलका बीच में नहीं बोलो, खालिद जी, खालिद चहलका बीच में नहीं बोलो, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। जब विदु रावल बोल रहे थे आपके बीच में, मैंने रोकना चाहता सर। विदु जी बात पूरी कीजिए, ठीक है विदु जी बात पूरी कीजिए। खालिद चहलका रुक जाओ भाई, ऐसे मजा नहीं आता। विदु रावल जी बात पूरी कीजिए। खालिद जी एक बार सुन लीजिए ना, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही उसके तुम बाद हो तो आप क्या अपनी तुम हो। जुबानी वार कीजिएगा। आपने कहीं मैंने सुनी अब मेरी प्रोफेसर सुनी विदु रावल बात रखिए। बीच में नहीं बोलेंगे खालिद चहलका, आप बीच में नहीं बोलेंगे खालिद चहलका, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप बीच में। खालिद जी आपके पास लौटूंगा, उस समय आप जवाब रखिएगा। फिलहाल प्रोफेसर विदु रावल आप बात रखिए। अरे नहीं बोल रहा था मैं अपने समय की अनुमति ले रहा था एंकर साहब से। जी प्रोफेसर विदु रावल। चलिए, तो खालिद चहलका ने जो कहा कि 5 साल बाद निकले तो क्या हुआ, 5 साल बाद निकले तो इतिहास बना। ठीक है, 1966 से 2019 तक 53 सालों के हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सत्तारूढ़ पार्टी जनता के पास लेकर गई अपने विश्वास लेने के लिए और उसको जनता ने पहले से बढ़ाकर झोली में वोट दिया हो। हमें एक बात थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करने दीजिए वसंत जी प्लीज। मैंने पॉइंट वाइज बात करूंगा, बहुत छोटी बात करूंगा, लंबी नहीं। 2014 में 33.9% वोट मिला था। 100 वोट जो हरियाणा के वोटरों ने दी, उनमें से 33% वोट के करीब हमें मिला था। 2019 तक आते आते हमें 36.5, पहली बार इतिहास में 3.5% बढ़ गए। सीट कम हुई ना, वो तो आप खुद ही कह रहे हो 500 और 1000 में क्या क्या बता रहे हो, तो आपका समीकरण पता है। दूसरा, एक मिनट, खालिद चहलका बीच में नहीं, अपना समय की वेट कीजिए, ऐसे डिबेट का टाइम खराब होता है। मैं अपनी बात खत्म कर चुका था। खालिद जी आऊंगा आपके पास। तो मेरी बात कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी मेरी बात। विदु जी आप अपनी बात रखिए। अरे बीच में नहीं बोलना, नोट करो, पढ़ना लिखना सीखो, कागज पेन लो। खालिद चहलका जी देखिए, अगर इस तरीके से सर बीच में बोलते रहेंगे, जनता आपको देख रही है, ना आपकी बात समझ आएगी ना बीजेपी की बात समझ आएगी। आपको अपनी बात रखनी है सर, आपको जब समय दिया जाएगा अपनी बात रखिएगा, जनता देख रही है आपको। प्रोफेसर विदु रावल आप बात पूरी कीजिए। कागज पेन उठाओ, नोट करो जो मैं कह रहा हूं, मेरी अपने समय में जवाब देना। विदु रावल जी आप बात रखिए, और पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, जल्द से जल्द उनकी प्रतिक्रिया भी हमें लेनी है। विदु जी जल्दी से खत्म कर रहा हूं, जल्दी से खत्म कर रहा हूं वसंत जी, जल्दी से खत्म कर।
तो दूसरी बात इन्होंने कही कि मुख्य विपक्षी पार्टी उस समय इंडियन नेशनल लोकदल थी 2014 में। बिल्कुल ठीक है, वो भी 5 साल तक उन्होंने भी खूब हुहल्ला किया। अब उनके पैनलिस्ट के पास भी आप चले जाएंगे, उनकी 19 सीटें थी 2014 में। उस मुख्य विपक्षी पार्टी जिस पे दारोमदार था हमारी कुछ कमी होगी उसको निकालने का, उसको जनता ने 19 से 1 पर ले आए। ये मुख्य विपक्षी पार्टी की प्रमाणिकता रही, ये हमारे खिलाफ बोलने की। तीसरी बात इन्होंने रखी 10 की 10 सीटें हुए। 10 की 10 छोड़ो, आपके पास 10 सीटों के लिए उम्मीदवार भी नहीं है कांग्रेस के पास आज। कोई भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। इतना डरते हैं कि लाखों वोट से भाजपा। चलिए ठीक है, हमारे साथ रजत पंजेटा है इनेलो की तरफ से, हमारे साथ इनेलो की तरफ से रजत पंजेटा है। रजत जी, 2014 में 19 सीटें थी आपकी, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसके बाद 1 पर ला दिया। इनकी पार्टी के पास कांग्रेस के जो पिछले 10 उम्मीदवार थे, क्या ये एश्योर कर सकते हैं कि वो 10 के 10 कांग्रेस? ठीक है, जवाब लूंगा विधु जी, जवाब लूंगा आपकी बात का, आपकी बात का जवाब लूंगा। सबसे पहले रजत पंजेटा पे हम जाएंगे। देखिए काफी समय से इंतजार कर रहे हैं रजत जी। 2014 में 19 सीटें इनेलो की मुख्य विपक्षी पार्टी थी 2014 के दौरान, लेकिन उसके बाद 2019 पे 1 सीट पर सिमट गई इंडियन नेशनल लोकदल। ये बात कहने बीजेपी की तरफ से। अब 2024 को किस तरीके से देखते हैं? देखिए कांग्रेस जो है 70 पार का नारा दे रही है, बीजेपी 75 पार का नारा दे रही है। देखिए ऐसा है कि 2014 में नहीं, हम 2009 में भी मुख्य विपक्षी दल थे। अच्छा। और उस समय भाजपा की 2-3 सीट होती थी। किसने सोचा था कि 2009 में इतनी सीटें और 2014 में सरकार बना लेंगे? तो अच्छा। इससे आकलन नहीं किया जा सकता। और वैसे भी जब हमारी 19 से अगर आप 1 कह रहे हैं, तो उस समय पार्टी के 2 पार्ट हुए थे ठीक इलेक्शन से पहले, और लोगों को एक भ्रमित किया गया था कि स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का स्वरूप जो है वो दुष्यंत हैं, और उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करते हुए और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे। तो ऐसा तो जनता ने जब वोट मांगा था तो भाजपा के खिलाफ मांगा था। तो अब की बार तो वो बैसाखी भी नहीं मिलने वाली इनको। और अगर ये कह रहे हैं अब की बार 75 पार, तो मुझे लगता है अब की बार तो सुपड़ा साफ है। और अब की बार तो ये कहेंगे ये क्या, अब की बार ये क्या हो गया सरकार। तो अब की बार इनका कोई दाल गलने वाली नहीं है ये। और क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जिस हिसाब से बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा के ऊपर है, जिस हिसाब से जो युवा है वो नशे की चपेट में है या विदेश जा रहा है जमीनें बेच के, तो अब की बार बहुत निराशा का जो माहौल है वो जनता के बीच में है। जिस हिसाब से पेट्रोल, गैस, सीमेंट, सिलेंडर, सरिया, कंस्ट्रक्शन सारी चीज है, जिस हिसाब से आज माहौल बना हुआ है, वो माहौल जो है वो भाजपा के पक्ष में नहीं है। और पिछली बार अगर 75 पार का नारा दिया था तो इनसे पूछिए कि 40 पे क्यों सिमटे। जबकि मैं आपको बताऊं इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है, लोकसभा के अंदर इनकी 70 पार ही सीटें थी। लेकिन जब विधानसभा का जब विधानसभा का चुनाव आया, आते आते ये 40 पे सिमट गए। और अब की बार तो ये पूरा इनका 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। ये मेरे को नहीं लगता कि ये 75 के 7.5 का भी आंकड़ा पार कर पाएंगे। और बहुत सारे इसके पीछे कारण है। अभी ये कह रहे थे कि 3,000 रुपए दे रहे हैं, अभी सिर्फ 2600 मिल रहे हैं। 2750 की जगह 2600 मिल रहे हैं। और वो अगले साल से होगा जो ये कह रहे हैं 3,000। बाकी ऐसी ये नीतियां तो बहुत पहले जो आज इन्होंने हिंदी के अच्छे अच्छे शब्दों के चयन के अलावा और जो कमर तोड़ योजना है उसमें भी हिंदी के शब्दों का चयन करके किस तरह इन्होंने रोजगार के नाम पे कमर तोड़ दी। 1 साल का रोजगार देके कच्ची नौकरी, उसको नाम दिया कौशल रोजगार। 4 साल की अग्निवीर को नाम दे दिया अग्निवीर। देखिए नाम बड़े अच्छे चुनते हैं, लेकिन नाम को पीछे जो है वो। चलिए ठीक है, आपकी बात का भी जवाब लूंगा रजत जी, आपकी बात का भी जवाब लूंगा। हमारे साथ प्रियदर्शिनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रियदर्शिनी जी, देखिए बीजेपी की तरफ से बसंत जी नमस्कार। नमस्कार सभी प्रवक्ता साथियों जी। बीजेपी की तरफ से मैम अपनी जीत को लेकर दावा ठोका जा रहा है। प्रियदर्शिनी जी, कांग्रेस अपनी जीत को लेकर दावा कर रही है, तो वही इनेलो के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया अब सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। आप अपने आप को कहां देखते हैं और बीजेपी के दावे को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए मेरे सारे प्रवक्ता भाइयों को भी नमस्कार, वसंत जी आपको भी नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले प्रिसाइसली शॉर्ट में एक बात बोलना चाहती हूँ। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो जो भी मुझे लगता है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो इन्होंने
बूंद रखे हैं, बोध रखे हैं। मुझे लगता है ये 75 नहीं, अगर ये 5वीं पार कर लें तो मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आप बोलेंगे मैं ऐसी बातें क्यों बोल रही हूँ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो इस समय हरियाणा फेस कर रहा है वो है, मुझे बोलने दीजिए। जब मैं बोल रही थी बिंदु जी, जब आप नहीं बोल रहे थे प्रोफेसर साहब, मैं जब बोल रही थी तो आप जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी, तो मुझे बोलने दीजिए। यही इनका चरित्र है, यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं मैं आपको मैं बता देता हूं सर। विदु जी, जो प्रियदर्शनी सिंह है वो ये कह रही है कि 5वीं पार चलानी चाहिए। ठीक है, सुन लीजिए, 5 सीटें पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ। विदु रावल जी, आपके लिए ये बात कही गई है प्रियदर्शनी। सबसे ज्यादा दूर जाने की जरूरत, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो इस समय किसान, हमारे किसान भाई, जिनको इन्होंने कुछ अभी हाल फिलहाल में खट्टर साहब की सरकार में सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर लिया था, फिर से पराली जलाने में ये मजबूर कर रहे हैं। अच्छा। और जहां तक इनके बगल के वाले प्रदेश की बात करें, जहां पे हमारी 1.5 साल पहले ही सरकार थी, क्योंकि उपलब्धि बताना भी इनको जरूरी है, इनको आईना दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि इनको आईना नहीं दिखता है। तो आप ये सोचिए कि आज 1.5 साल में ही हमने, आप ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी कि 5,760 केसेस थे, आज 2700 से भी कम से केसेस आ चुके हैं पराली के, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। 53% कम हम लोगों ने किया है सिर्फ 1.5 साल में। 9 साल में खट्टर साहब ये भी नहीं कर पाए। 50,000 एकड़ का ये घोल देने वाले थे। मुझे तो लगता है कि 50,000 एकड़ का तो घोल छोड़िए, किसान को बेसिक बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही है। इन्होंने ये कितना बड़ा झूठ बोला कि ये किसान की पराली खरीद रहे हैं। अगर किसान की पराली खरीद रहे होते तो आज कितने ही किलोमीटर, और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं चंडीगढ़, गुड़गांव से चंडीगढ़ गई हूँ और देखते गई हूँ रास्ते में परालियां जल रही हैं। और अगर मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के भाई को अगर नहीं मालूम है तो मैं उनको वीडियो भी दिखा सकती हूँ, वीडियो में रिकॉर्ड करके लाई हूँ मैं। प्रियदर्शनी जी, पहला मुद्दा, ये तो एक मुद्दा है। अभी कैमरा पंजाब जाकर फेल हो जाता है क्या? पहचान, मैंने तो बता दिया पंजाब में हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, पराली के लिए 4,000 वॉलंटियर हमने तैयार किए हैं, ऐसे जिसको किसान मित्र बोला जाता है। बिंदु भाई, मुझे प्लीज बोलने दीजिए, मैं आपकी बारी में बिल्कुल नहीं टोक रही थी। लेट्स कीप दिस, एक थोड़ी सी डेकोरम रखें डिबेट। चलिए बोलिए, आप अटपटी बोलती हैं तो। मैं अटपटा कुछ नहीं बोल रही, आपको अटपटा लग रहा है क्योंकि मैं सत्य बोल रही हूँ। 4,000 वॉलंटियर जिसका हमने नाम रखा है किसान मित्र जाके ये हर जगह बता रहे हैं कि किस तरीके से बायोडिकम्पोजर से हम लोग इसको फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करके इसको बेच सकते हैं। आप ये सोचिए, और ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, आप भी गूगल कर सकते हैं, यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब गूगल कर सकते हैं कि पराली बेच के एक किसान ने 32 लाख रुपए कमाए, और ये हरियाणा में नहीं कमाए, ये पंजाब में कमाए हैं। और हरियाणा का किसान क्या हो रहा है, मजबूर हो रहा है। और खट्टर साहब की साजिश देखिए, मैं तो हैरान हूं इन लोगों की साजिशें, गंदी इनकी नीतियां देख के मैं तो हैरान हूं, मुझे शर्म आती है कि आप ये देखिए कि इन्होंने बोला जी हम पराली जो है दिन में नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे रात को। इन्होंने सैटेलाइट से बेसिकली, जब हम लोगों ने अपनी सैटेलाइट पिक्चर्स देखी तो इन्होंने बेसिकली टाइम रखा है कि ये रात को चलाएंगे, कि जिससे कि रात को पता ही ना लगे लोगों को। लेकिन इनको मैं बता दूं कि जिन कागजों में खुशबू नहीं होती, नकली कागजों से कभी भी नकली कागजों से आज की डिबेट का टॉपिक इनको बताया नहीं था क्या? मैं डिबेट बता रही हूँ, टॉपिक बता रही हूँ, नहीं ये आपकी कमी बता रही हूँ। दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं ना 75, 5 में सिमटेंगे, 5 में सिमटेंगे, 5 सिमटेंगे। ये विषय तो 5 बजे हो चुका डिबेट में। पहचान पत्र इतना बड़ा 5 बजे हो चुका है, जिसको आप गलत पर्ची ले आए हैं। पहचान पत्र नकल भी अकल से होती है, गलत पर्ची ले आई हैं, शर्म आनी चाहिए, गलत पर्ची ले आई हैं। प्रियदर्शनी जी, जवाब ले लेता हूँ आपकी बात का मैं। लगेगी इनको, शर्म आनी चाहिए। 75 पार का प्रियदर्शनी जी, रोजगार, मुझे बसंत जी 2 मिनट और दे दीजिए, ये 2 मिनट और दीजिए। ठीक है, समय की कमी है मैम, देखिए 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, सभी के पास एक बार फिर से चलना। चलिए ठीक है, बात रखिए, जल्दी बात रखिए। 1 मिनट। रोजगार का तो इन्होंने मजाक बना रखा है, 36वें नंबर पे है हरियाणा। दूसरा, पेपर लीक की घटनाएं जितनी 9 साल में खट्टर साहब ने की है,
इसी से पता लगता है कि शिक्षा के प्रति ये कितनी बड़ी क्रांति लाना चाहते हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि हरियाणा के बच्चे अनपढ़ गंवार रहे, बेरोजगार रहे और ड्रग्स की चपेट में आ जाए। अब जब ड्रग्स की बात कर रही हूं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने हमारे देश के युवा, हमारे हरियाणा के युवाओं को किस तरीके से ड्रग्स में ढकेल रहा है। जो दिक्कत आज से 1.5 साल पहले पंजाब में थी, आज वही दिक्कत पूरे हरियाणा में आ गई है। ड्रग्स की चपेट में हमारा यूथ आ गया है। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कहां देखती हैं आप प्रियदर्शनी जी? हम सरकार बनाने जा रहे हैं 2024 में हम, और मैं बता रही हूँ हम किसी सर्वे में नहीं आते हैं और इसका प्रमाण हमारे पास। हंसिए मत, ऐसे ही लोग हंस रहे थे, आपकी पार्टी के लोग ऐसे ही हंस रहे थे। 15 साल हो गए हैं दिल्ली में, आपको सफाया कर दिया हमने। 15 साल दिल्ली में हमने आपको सफाया कर दिया, आपने सब ट्राई कर लिया, लेकिन हमें तो 25 साल हमें हरा ही नहीं पाए। पंजाब में बड़ी बड़ी बातें। चलिए आपके प्रश्नों का जवाब ले लेता हूं जी, प्रोफेसर विधु रावल। मशहूर शायर हुए हैं एक शौक बहरिचवी, उनका शेर है कि बर्बादे गुलशन की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलशन क्या होगा। असल में ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ा गई पढ़ते हुए शेर, कोई बात नहीं, चल जाता। मैं गड़बड़ाई नहीं थी, मैंने शॉर्ट में सुनाया। यहाँ पे हम चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलो शॉर्ट में सुना दिया। शॉर्ट चलिए, गुलशन है वो, गुलिस्ता नहीं है वो। ठीक है, गुलिस्ता और गुलशन को आपने इंटरचेंज कर दिया, टांग तोड़ दिया आपने शेर की, कोई बात नहीं। बात करिए, 75 पार पर रहते हैं फिलहाल। विधु जी, बहन मेरे को काम की बात करने दीजिए। 75 पार को लेकर इन्होंने कहा 5 सीट पार कर लिया तो जो है गनीमत होगी। देखिए ये इस प्रकार के ओवर द टॉप जिसको कहेंगे, इस प्रकार के दावे इन्हें केजरीवाल ने सिखाए हैं। केजरीवाल साहब गुजरात गए थे चुनाव लड़ने के लिए, वहां पर बोला कि मुझे आईबी की रिपोर्ट आई है। अब आईबी जो है, आईबी किसको रिपोर्ट करती है? प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है। केजरीवाल के पास कैसे आई पता नहीं चला, लेकिन कहा आईबी की रिपोर्ट आई है मेरे पास कि आईबी कहती है कि मेरी 150 सीटें आने वाली हैं। 150 छोड़ो, 15 भी, अरे आप तो कहां घूम के आई हैं मैडम, छोड़िए, मुझे कम से कम इतना लेक्चर तो ना कीजिए। आप कहां घूम के आई हैं? चलिए ठीक है, आप कहां घूम के आई है? आप मुझे मेरी बात करने दीजिए। प्रियदर्शनी जी, अब मैंने आपकी बात पकड़ ली और आपको पता मैं कहां जा रहा हूं। तो ये गणित चलाकी अच्छी नहीं चलती, हरियाणा में नहीं चलती है गणित चलाकी। कंटिन्यू, चलो ठीक है शर्मा जी, प्लीज, थैंक यू। लौटूंगा खालिद जी, आऊंगा आपके पास, इसके बाद आपके पास। मैं इनको टास्क देता हूं आज। मैं आज आम आदमी पार्टी की अपनी बहन को टास्क देता हूं। इनका कंपटीशन रहता है नोटा से। बातें तो बहुत लंबी लंबी करती हैं। गुजरात में 150 कहते थे, 15 भी छोड़ो, 5 बड़ी मुश्किल से सीटें आई। वो आईबी की रिपोर्ट कहां गई? और कहते थे लिख के ले लो। एक जगह लिख कर दिखाया केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल जवाब लेने के लिए लौटूंगा। सीटें आई 5, लेकिन उसके बाद आकर बेशर्मी के साथ आकर अलग दावा, अगले दिन नया दावा कर देते हैं। इनका कोई शर्म और इनका कोई आपस में तालमेल नहीं है। दूसरी बात जो है, इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने कहा कि हम किसी सर्वे में नहीं आते। मुझे याद आ गया फिल्म का एक डायलॉग जिसमें हीरो कहता है कि मैं दिल में नहीं आता, दिमाग में आता हूं। ये ना दिल में आते ना दिमाग में आते। ये कट्टर मक्कार पार्टी है, इतनी कट्टर भ्रष्ट पार्टी है कि केजरीवाल के सिपा सलारों को जमानत नहीं मिल रही है। वसंत जी, चलिए ठीक है, वसंत जी, जमानत नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है, प्रियदर्शनी सिंह, लौटूंगा आपके पास। खालिद चहलका बिल्कुल शॉर्ट में बात रखेगा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून बड़ी देर के साथ इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी लौटना बेहद जरूरी। जल्दी खालिद जी। देखो बहुत छोटी आपको बात बताता हूँ कि 2019 के चुनाव में जो पार्टी 70 पार का नारा लेकर गई थी ना, ठीक है, उनको सरकार बनाने के लिए उनका सहयोग लेना पड़ा था। जिनका ये भाजपा का एक नारा था प्रदेश में कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, और उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए साथ लेना पड़ा जिसके ऊपर गंभीर आरोप थे हरियाणा की बेटी को लेकर। ठीक है, ये तो इनका नारे का सवाल है। 70 पार का 75 पार का मतलब क्या आपके साथ गठबंधन की बात नहीं हुई थी क्या जननायक जनता पार्टी की? सुनिए मेरी बात शर्मा जी, अभी जो 75 पार की बात करते हैं 7 और 5 के बीच में इनके साथ तो फूल बरसाकर चुनाव लड़ा उन्होंने। होनी चाहिए। दूसरी इनके तो खिलाफ कुछ बोला नहीं उन्होंने। ठीक है खालिद जी, जनता जवाब मांगेगी। जनता आपके जो आपने 2019 में वादे किए, आपने उनको पूरा किया कि नहीं किया, इसको लेकर जनता जवाब मांगेगी। चलिए ठीक है, 5,000 की पेंशन देंगे, वो जवाब देने के लिए बैठे।
किसान की आय दुगनी होगी क्या? आपने आय दुगनी की, आपने कहा था रोजगार में हरियाणा नंबर 1 होगा, क्या किया? हम बेरोजगारी में नंबर, मैं बता देता हूँ हमने क्या किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अरे आप बेरोजगारी में नंबर 1 हैं, बता दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल जनता ने क्या हुआ है? विदुर रावल जी बताइएगा। खालिद जी, जनता ने बेरोजगार किया कांग्रेसियों को। खालिद जी नहीं सर मैं सुने थे, ऊपर से रजिस्ट्री के घोटाले कहाँ होते हैं? पूरे प्रदेश में, हरियाणा में होते हैं, और मुख्यमंत्री की नाक के नीचे होते हैं, करनाल जहाँ से खुद मुख्यमंत्री की चुन के आते हैं। अच्छा, और पूरे सारा अरे राजस्थान भी कभी घुमाओ, राजस्थान में सबसे बड़ा रजिस्ट्री घोटाला हुआ है। ठीक है विदुर जी, एक बार बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आराम से जवाब दीजिएगा जी। ठीक है खालिद जी, बता देना चाहता हूँ, जो उनकी सहयोगी सरकार है, उन्होंने पूरा कोरोना काल के दौरान पूरे, मैं समझता हूँ पूरे भारत का सबसे बड़ा स्केल किया है दारू का घोटाला। चलिए ठीक है, तो ये जो घोटाले इसके अंदर हुए हैं ना, और अपनी नौकरियों से प्रदेश को, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। प्रियदर्शनी जी, आऊंगा आपके पास। राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र जी, 75 पार का नारा बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस कह रही है सिंगल डिजिट पर सिमट जाएगी बीजेपी। आप राजनीतिक समझ रखते हैं, किस तरीके से देखते हैं दोनों पार्टियों के दावों को आप? देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह का बयान देके ना 75 पार, हाँ, इसका मतलब ये है कि वो अब गठबंधन में चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। अच्छा, एक तो बात उन्होंने ये स्पष्ट कर दी इस बयान से कि अब जेजेपी की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि 75 पार उनको अपने बूटे ही मिल रहा है। अच्छा, तो फिर वो गठबंधन में क्यों चुनाव लड़ेंगे? तो ये बड़ी कयास चल रहे थे बहुत लंबे समय से कि जेजेपी के साथ गठबंधन होगा कि नहीं होगा, आगे चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा। कुछ पार्टी के नेता ही अंदरूनी तौर पर मांग कर रहे थे, कुछ खुलेआम कह रहे थे कि ये बड़ा नुकसानदायक गठबंधन है। तो ये एक तरह से नायब सैनी जी के बयान से स्पष्ट हो गया कि जब 75 पार भारतीय जनता पार्टी अपने बूते ही जा रही है, अच्छा, तो उनको जेजेपी की जरूरत क्या है? तो जेजेपी का मैंने अपना जो ना सारा उनका रिश्तेदार जो रिश्ता था वो उन्होंने समाप्त कर दिया। अच्छा, और क्लियर हो गया कि चुनाव में वो मिलकर लड़ने वाले नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि 75 पार का नारा पिछली बार भी दिया था, 2019 में भी दिया था, लेकिन सवाल ये है कि अब वो 75 पार का नारा उनका सक्सेस नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अब सरकार या पार्टी बीजेपी ये सोचती है कि इसके बाद हमने और जो पब्लिक वेलफेयर का काम है, जन कल्याण का काम है, उसकी गाड़ी को और आगे बढ़ाया है। तो स्वाभाविक है कि पिछली बार वो अगर लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया तो उनको लगता है कि इस बार लक्ष्य हासिल हो जाएगा, क्योंकि कुछ काम बढ़े हैं। जो प्लान उनका एजेंडा था जो 2014 में उन्होंने सेट किया था, तो वो 2019 तक आते आते बहुत ज्यादा नहीं हो पाया था। अब जो है, अब गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तमाम तरह के काम जो हो गए, परिवार पहचान पत्र का काम भी आ गया, और उससे जो है बड़ी संख्या में सेवाएं जो है उसके आधार पर ऑनलाइन दी जा रही है, घर बैठे काम हो रहे हैं। तो जन संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लोगों की इमीडिएट समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि पिछली बार से वातावरण बदला हुआ है और सरकार ने कुछ ज्यादा प्रयास किए, तो उनको लगता है कि अब इस बार जो है वो पिछला लक्ष्य था वो इस बार पूरा हो सकता है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि सरकार अगर बीजेपी कॉन्फिडेंस में है ये है। ठीक है, ठीक है विदुर रावल जी। देखिए, इन्होंने एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया। अच्छा। कि भाई अगर 75 पार की बात कर रहे हैं हम, तो शायद हम गठबंधन से बाहर निकलने की कर रहे हैं। देखिए, गठबंधन हमारा जो है एक सरकार चलाने को लेकर हुआ है, आगे हमारे शीर्ष नेतृत्व क्या तय करेगा ये आगे भविष्य के गर्व है। ठीक है। लेकिन इस इन्फ्लुएंस को मैं जो है इसलिए बड़े विनम्रता पूर्वक जो है, वसंत जी मेरी बात प्लीज पूरी करने दीजिए। मैं इस बड़ी विनम्रता पूर्वक जो है, क्योंकि जादौन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अपने बूते 283 सीटें आई थी, जो कि 272 के मेजोरिटी मार्क से वेल अबव थी। इसके बाद भी हमने 14 दलों का एनडीए का गठबंधन बनाया। 2019 तक आते और सीटें बढ़ गई। सत्ता में रहते हुए 2019 में हम 283 से बढ़कर 303 सीटें हो गई। अब गठबंधन की पार्टियां भी बढ़ गई। पहले 14 पार्टियों का एनडीए था, आज के समय मैं और आप जब बात कर रहे हैं, आज एनडीए में दलों की संख्या 38 है। हम हमेशा सबका साथ, सबका विकास,
सबका प्रयास और सबका विश्वास। चलिए ठीक है, इस प्रकार की बात के साथ चलते हैं। हम तो सारे देश को, ये तो भारत की जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है, ये तो भारत की जनता की स्वाभाविक चॉइस है, ये जनता की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी थोड़ी है, ये कोई चौटालाओं की पार्टी थोड़ी है, ये कोई फर्जी गांधियों की पार्टी थोड़ी है, ये कोई केजरीवाल ने किसी को हाईजैक कर ले वो वाली पार्टी थोड़ी है। ठीक है, ठीक है। प्रियदर्शनी सिंह जी, देखिए एक सवाल उठता है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 70 पार हम करेंगे, कांग्रेस के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? सीधा सवाल। देखिए, कांग्रेस के बयान को भी मैं वही उसी तरीके से देख रही हूँ कि सारे द्वार देख लिए, प्रभु न मिले कोई। अच्छा, अब जनता ने सारे द्वार देख लिए हैं। कांग्रेस देख लिया, भारतीय जनता पार्टी देख ली। मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी पैनल में जितने भी लोग हैं बैठे हैं, ठीक है, प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। रावल जी, आपकी बड़ी बुरी आदत है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। तो जितने कहते हैं ना कि सारे द्वार देख लिए, प्रभु न मिले कोई, तो यही हाल हो गया है कि जनता ने इन सारी पार्टियों को देख लिया और सबको मौका दिया है। सत्ता में ये सब रही हैं, लेकिन ऐसा कोई भी मुद्दा जन से जुड़ा हुआ मुद्दा ये सुलझा नहीं पाई। दूसरी बात, रावल भाई ने अभी एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ, खत्म नहीं करना चाहती वरना इनको बुरा लग जाएगा। रावल भाई ने पूछा कि गुजरात में आप गए, आपने बड़ी बड़ी बातें बोली, पेपर में लिख दिया, तो मैं इसका जवाब देती हूँ। आप ये सोचिए कि मोदी के गढ़ में गए हम लोग, मोदी जी की नाक का सवाल हो गया था, रातों को नींद आना बंद हो गया था, हो गई थी अमित शाह जी को। फिलहाल हरियाणा पे रहते हैं, ठीक है। परिवर्तन आ गया है, 46 लाख, कह रहे थे परिवर्तन आ गया गुजरात में, ऑटो वालों ने आपको बता दिया था। चलिए ठीक है, प्रियदर्शनी जी, प्रियदर्शनी जी, एक सीधा सवाल। के साथ आज हम गुजरात में बैठे, उन्होंने खरीदने की कोशिश की, ये खरीद नहीं पाए हैं। ठीक है, आईबी के किस अफसर को बर्खास्त करने का ठीक है, 13% ऐसी पार्टी का आया है जो कि पहली बार चुनाव लड़ी है। माफी तो मांग लिया करो। प्रियदर्शनी जी, जब मैं सत्य बोलने लगी हूँ तो सुन नहीं पा रहे, माफी भी नहीं मांगता। सत्य बोल रही हूँ तो सुन नहीं पा रहे रावल साहब। सुबह से कितना झूठ बोलते हो। मैं कहता हूँ आपने कहा आईबी की रिपोर्ट है, वो आईबी की रिपोर्ट के लिए किस अधिकारी का इस्तीफा मांगा आपने? आईबी की रिपोर्ट आपके पास आई कहाँ से? जो लिख कर दिया था, 150 सीटें लिख कर दी थी, सीटें आई 5 और हरियाणा में 5 सीटों में भी नोटा नहीं टूटेगा आपका। आपकी 5 सीटों में भी नोटा से अधिक वोट नहीं आएगा आम आदमी पार्टी का। आप केवल डिबेट में आकर टाइम पूरा खाती हैं। आपका जनता के बीच में कोई जरा सा भी कोई खालिद जी के पास चलते हैं, जनता के बीच में थोड़ा सी भी जगह नहीं है। आप आइए दिल्ली केवल डिबेट की पार्टी है। चलिए ठीक है, डिबेट की पार्टी है आप केवल। अभी फिलहाल शांत हो जाइए, खालिद जी के पास चलते हैं, एक बड़ा सवाल। खालिद जी, ठीक है, खालिद जी, अच्छा एक बार बताओ, ठीक है विधु रावल जी, आऊंगा आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा विधु रावल जी, रजत पंजेटा जी, इसके बाद आपके पास लौटूंगा। लेकिन खालिद जी, ठीक है, शांत हो जाइए। विधु रावल जी, प्रियदर्शनी जी, शांत हो जाइए आप। टेंट वाले ने बता दिया, ठीक है। एक सीधा सवाल 10,000 खालिद चालका जी, 10,000 INDIA गठबंधन में आम आदमी पार्टी को लेकर मीटिंग तो करते हैं। चलिए ठीक है, विधु रावल जी, प्रियदर्शनी जी, विधु रावल जी, प्रियदर्शनी जी, शांत आप हो जाइए। एक सवाल कांग्रेस से ले लेते हैं, ठीक है। 3500 कुर्सियों खालिद चालका जी, कैसे बिठाई है? तो खालिद चालका जी, एक सीधा सा सवाल उठता है। देखिए, केंद्रीय स्तर पर शीर्ष नेतृत्व आपका आम आदमी पार्टी को लेकर बैठ के करता है, INDIA गठबंधन की, क्या हरियाणा में भी चलेगा का सर? ये आम आदमी पार्टी को लेकर चलेंगे साथ अगर आए तो? सुनिए, हाँ। देखिए, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ की मतलब इसको जो पिछले बीते 5 सालों में जो जनता के साथ जो हुआ है ना, हरियाणा के अंदर जो जनता के साथ हुआ, आपने 5,000 पेंशन की, आपने नहीं दी। आपने किसानों की आय दुगनी करने के लिए कहा, आपने नहीं किया। आपने सिलेंडर के दाम कहाँ से लिए थे, कहाँ पहुंचा दिए, इस प्रदेश की गृहिणियां देख रही हैं। मेरा सवाल ये नहीं है सर, फिलहाल मेरे सवाल का एक जवाब आप दे दीजिए। क्या जो शीर्ष नेतृत्व आपका ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन एक बड़ा गठबंधन है जिसमें प्रमुख पार्टियां कांग्रेस राज्यों में पेच फंस रहा है क्या इंडिया गठबंधन का? देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए अब जब पीछे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जब इस विषय आया तो केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहा कि ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो भारत की सरकार को
हटाने के लिए है, यानी कि भारत के लोगों को बचाने के लिए है, भारत की सरकार को बनाने के लिए है। सुनिए, दूसरा ये है कि हरियाणा में तो हरियाणा की जो स्थिति है ना इस समय, आप चुनाव आप करा लीजिए, आज आप चुनाव कर ले लीजिए, 7.5 सीटें, हालांकि 7.5 का कोई आंकड़ा नहीं होता, अगर 7.5 सीटें भाजपा ले जाती है समझ लीजिए कि उनकी सरकार बन गई। क्योंकि आपने इस बीच इस पूरे 5 साल के प्रकरण, आपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में लोगों के साथ क्या किया है, लोग तो पूछेंगे ना, लोग तो पूछेंगे कि आप जो नौकरियों के जो जिस तरह की नौकरियों के लिए कहते हैं, खर्ची पर्ची की बात करते हैं, बोर्ड में पैसों को बोलियों से पैसों के साथ अधिकारी पकड़ा जाता है, रजिस्ट्रियों घोटाला इतना बड़ा घटावा प्रदेश में हो जाता है, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो जाता है, शराब का इतना बड़ा रजिस्ट्री के घोटाले तो 2012 के समय में भी लैंड डीलिंग खूब हुआ था सर। भाई सुनो तो सही, अब तक केस चल रहे हैं सर। जब लोग दवाइयों के लिए तरफ लेते शर्मा जी, जब लोग दवाइयों के लिए, लोग ऑक्सीजन के लिए, घोटाले नहीं कहते, उनको स्कैम कहते हैं जो कांग्रेस करती है। सरकार उस समय इस प्रदेश के अंदर खुराक के घोटाले में व्यस्त थी सारी की सारी सरकार। आपको बता देना चाहता हूँ, जब पूरा प्रदेश कोरोना काल में दवाइयों को लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, तो प्रदेश की सरकार में बैठे लोग, बीजेपी और भाजपा के लोग, कोई एसटी का घोटाला कर रहा था, कोई शराब का घोटाला कर रहा था, जब भी सिस्टम बैठता था वो वहां से प्रदेश को लूट रहा था। अभी क्यों नहीं करती है शर्मा जी अखबार में? अभी देखिए कि देश के सबसे प्रदूषित शहरों में 3 शहर हरियाणा के हैं। अभी आपसे पहले सुनने में मुद्दा था ना, 3 शहर हरियाणा के हैं। अभी क्या कहते हैं, देखो हरियाणा नहीं पूरी दुनिया क्या है, हमारा देश जो है ना सांस्कृतिक व्यवस्था को देश है, सांस्कृतिक मान्यता का देश है। शर्मा जी ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा, जब लोग कोई ऐसी कोई प्रकृति कोई जन्म आती है तो लोग क्या कहते हैं, ईश्वर की सब यही मर्जी थी, लेकिन सरकार जो है ईश्वर की मर्जी से नहीं, ईश्वर की मर्जी है। सरकार भी कहती है 70 पार की बात कही जाती है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी 70 पार के साथ सरकार बनाने का दावा करती है, बिना संगठन के कैसे संभव होगा सर? अगर सरकार की ईश्वर की मर्जी है तो सरकार की आवश्यकता नहीं है। सरकार के पास ना कोई प्लानिंग है, सरकार के पास में कोई व्यवस्था है, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं है, उनके पास एक है कि जाति को जाति से कैसे लड़ाना है, धर्म को धर्म से कैसे। चलिए ठीक है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो के लगातार बने हुए, उनकी तरफ जाना चाहूंगा। रजत जी देखिए, एक तरफ 75 पार की बात कही जा रही है, एक तरफ 70 पार की बात कही जा रही है, इनेलो को कहां देखते हैं 2024 में आप? देखिए, दावे करने से कुछ नहीं होता, ये तो जनता ने फैसला करना है कि कौन 70 पार जाएगा, कौन 75 पार जाएगा। लेकिन इसकी जो दावे हैं, दावों से विपरीत जो है वो बिल्कुल भाजपा और कांग्रेस के रिजल्ट आने वाले हैं। ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ले गए हैं। अच्छा। भाजपा के समय में इस वक्त जो कर्ज की स्थिति है हरियाणा की, इतनी भयावह स्थिति आज तक कभी नहीं हुई। हरियाणा का इतना बुरा हाल आज तक कभी नहीं हुआ। कांग्रेस भी 1 लाख करोड़ के आसपास के कर्ज में छोड़ के चली गई थी हरियाणा को। अच्छा। हमारे समय में जो थे वो हरियाणा के जो खजाने भरे हुए छोड़ के गए थे हम। अच्छा। और उसको उसके ऊपर खाली तो कर ही दिया, ये खाली को जनता ने नहीं किया। जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई है। और आज 1 लाख रुपए के आसपास जो है वो हर प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ चुका है। और जो हरियाणा के अंदर ये एक पॉलिसी जो सरकार अपना रही है, उससे इनकी नीतियों की वजह से आज हर वर्ग परेशान है, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे रेसलर्स हैं, चलिए ठीक है, चाहे हमारे देखिए। और आप ये बात देखिए कि कोई भी ऐसा ये नए नाम देते हैं। अगर हमारे समय के अंदर हमने फ्री मेडिकल अबाउ 60 ईयर्स हमारे समय में पॉलिसी थी, आज इन्होंने उसको नया नाम दे दिया। लेकिन इनकी जो योजनाएं हैं उनमें घोटाले तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला, भारतमाला में घोटाला, सड़क बनाते हैं 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर द्वारका में 700 कुछ 650 करोड़ की। उसके बाद आप लगा लीजिए, विदु जी जवाब दे दीजिएगा। योजना है उसमें घोटाला, इनकी हर किसी कोई भी, और इनकी जो डेडलाइन थी उसमें किसी का काम पूरा नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है रजत जी, चलिए ठीक है। बीजेपी पर निशाना आपने साधा। पिछले 5 साल के दौरान बीजेपी के कार्यकाल रहा, आप संतुष्ट नहीं है बीजेपी के कार्यकाल से, निशाना साध रहे हैं आप। कांग्रेस को लेकर भी कहा कि कांग्रेस को गलतफहमी है, लेकिन इंडिया गठबंधन का तो वेट कर रहे थे ना लोग, कब हाथ मिलाया जाएगा केंद्रीय लेवल पर। 2024 में लोकसभा को लेकर वेट कर रहे थे आप, इंडिया की तरफ से कब न्योता आएगा? नहीं देखिए, कोई वेट वोट नहीं कर रहे थे हम, ऐसी अच्छा। कोई बात नहीं है। नींव इसकी हमने रखी थी। और अच्छा। बहुत से इंडिया गठबंधन के नेता बिल्कुल निश्चित तौर पे पिछले साल जो है
25 सितंबर को सम्मान दिवस जो हमने फतेहाबाद में मनाया था, वहां पे इसकी घोषणा भी हो गई थी और फॉर्मल तरीके से, और वो हमने गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी जो क्षेत्रीय दल है उनका एक महागठबंधन बनाने की हमने जो है वो नींव रखी थी। अच्छा। हाँ, कांग्रेस की थोड़ी काफी देर बाद कांग्रेस की एंट्री हुई। मुझे लगता है इसका नामकरण भी दोबारा कांग्रेस ने कर दिया इंडिया देखे, कोई इसमें कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि कोई हमारे को अभी हम 10 की 10 सीटों पे हमारी तैयारी है, और हम ऐसा कोई नहीं है कि हम बहुत ईगरली वेट कर रहे थे या कुछ होगा। सम्मानजनक अगर देखिए, आपसी मनमुटाव रख के छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अगर थोड़े बहुत मनमुटाव रख के अगर आपने करना है तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। जो बयान देने में भी सक्षम नहीं है वो अपने आप को मुख्यमंत्री बता रहे हैं, वो 4 मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सम्मानजनक परिस्थितियों में ऐसा कोई वो होता है, कहाँ हमें ऐसा कोई वो नहीं है हमारे को कि भाई हमारी तरफ से कोई वो हम कोई ईगरली वेट कर रहे हैं या कुछ ऐसा है। होता है समझौता, ठीक है, नहीं भी होता किसी की परिस्थितियों के अंदर। कोई 10 सेकंड में बात पूरी करेंगे रजत जी, बिल्कुल फाइनल कमेंट। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम नाम इसका पार्ट है इंडिया गठबंधन का, और आगे भी हमारे को अगर कोई परिस्थितियां ऐसी बनती है, किस तरीके से क्या बैठती है, तो उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और अभी ऐसा कोई खास वो भी नहीं है हमारा, कोई इंडिया गठबंधन में शामिल होने का हमारा कोई ऐसा विचार। ठीक है, बिल्कुल फाइनल कमेंट प्रोफेसर विधु रावल। देखिए, हम 75 पार इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि जनता हमें बार बार कह रही है। और जनता क्यों कह रही है? क्योंकि देश के अंदर सबसे अधिक अगर कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है तो मनोहर लाल जी की सरकार में 3000 रुपए मिल रही है, पूरे देश में सबसे अधिक। फसल खराबे का सबसे अधिक किसान को मुआवजा मिल रहा है तो 15,000 रुपए प्रति एकड़। 3000 तो हुई नहीं है सर अभी। दे रही है देश में सबसे अधिक। फसलों की एमएसपी कर खरीद 14 फसलों का एमएसपी पर खरीद रहे हैं, डीबीटी के जरिए सरकार किसान के खाते में डाल रहे हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं ये 52 भरपाई के तहत सबसे अधिक पैसा हमारी मनोहर लाल सरकार। ठीक है, चल पूरे देश के अंदर बीपीएल की लास्ट कमेंट में मैं अपनी जल्दी से पॉइंट कर रहा हूं पूरे कि बीपीएल परिवार की वार्षिक आय पूरे देश के अंदर जो है 1,20,000 से अधिक कमाने वाले को बीपीएल नहीं मानते। हम 1,80,000 को भी बीपीएल मानकर सब सुविधाएं दे रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी 357 सबसे अधिक मनोहर लाल सरकार दे रही है। बीपीएल परिवारों की बेटियों को 71,000 बिना कोई जाति पाति देख के हर गरीब को एक जाति मानकर 71,000 हम दे रहे हैं। शिक्षित गलती को शून्य तक बढ़ा दिया। और एक बड़ी जल्दी से बात, आज भी लाइनें लगी रहती है सर परिवार पहचान पत्र को लेकर, आज भी लाइनें लगी रहती है विधु रावल जी। सर हाँ, मैं भाई साहब सुधार होते होता है। चलिए ठीक, नहीं आप कह रहे थे ना, बिल्कुल शून्य कर दिया। घोटालों पर जल्दी से आने दीजिए। घोटाले खत्म, शून्य की तरफ ले गए हैं। चलिए, अभी जिन लोगों की परमानेंट मेंबरशिप है तिहाड़ में, 10 साल तक तिहाड़ भुगत कर आते हैं घोटाला करके, उनको दोबारा कोर्ट तिहाड़ भेज देता है। वो तो आकर घोटालों की बात कर रहे थे। ठीक है विधु रावल जी, फाइनल कमेंट खालिद चाल का जी। प्रभु ना मिला कोई। वसंत जी, अंतिम बात कहने दीजिए, अंतिम वाक्य मेरा जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, लास्ट कमेंट। अंतिम वाक्य है मेरा विधु जी, अंतिम वाक्य है मेरा, अंतिम वाक्य है। ठीक है। इन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी की बहन ने कहा, चलिए खालिद जी आऊंगा आपके पास, एक लास्ट कमेंट, समय की बहुत कमी है पूरा हरियाणा सर। खालिद जी आऊंगा आपके पास, एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं, समय की बहुत कमी है। विधु रावल जी 5 सेकंड में बात रख दीजिए जल्दी, मेरा एक वाक्य खत्म करने दीजिए। चलिए ठीक है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा सारे द्वार देख लिए, प्रभु न मिला कोई। मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, केजरीवाल के अधीन आती है। चलिए ठीक है। विजिटर पास खत्म कर दो। चलिए ठीक है। खालिद चाल का जी फाइनल कमेंट। खालिद चाल का जी वॉल्यूम जरा डाउन कर दीजिएगा। खालिद चाल का जी फाइनल कमेंट आपसे। क्या लगा कि हम डर जाएंगे? खालिद चाल का जी बात रखिए, ऑडियो लेवल आप गिरा दीजिए जरा, एक बार फाइनल कमेंट ले लेते कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से खालिद चाल का। खालिद चाल का पार्टी तिहाड़ से चल रही है। खालिद चाल का जी आप लोगों की साजिश है, ये तो आप लोगों की साजिश है। खालिद चाल का जी काम नहीं करने देना चाहते, हमारा मनोबल तोड़ना चाहते, हमारा मनोबल हमारा मनोबल नहीं तोड़ सकते रावल साहब आप। शराब दारू पार्टी है ये, ठीक है। दारू पार्टी नहीं। एक आखिरी कमेंट, ऑडियो लेवल जरा मेंटेन कीजिए। खालिद जी आप अपनी बात रखिए। खालिद जी बोलेंगे, खालिद जी बात रखिए।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सरकार का परफॉर्मेंस ये रहेगा कि उनके पास 90 सीटों पर उम्मीदवार नहीं होंगे। आप इसको लिख के रख लीजिए। ठीक है, चलिए। हो सकता है, चलिए, ठीक है। कांग्रेस को प्रदेश के ये स्थिति है कि एक सीट पर 10 उम्मीदवार खड़े, हमको उम्मीदवार चुनने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और भाजपा जेजेपी और दूसरे दल इस प्रदेश में 90 की 90 सीटों पर। अरे भाई, आपकी पार्टी के शीर्ष नेता भाग रहे हैं, कैंडिडेट नहीं बनना चाहते। आप गारंटी करके जाओ तो तुम्हारी। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। फाइनल कमेंट राजेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार। राजेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कैप्टन अजय यादव हरियाणा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं राजेंद्र? आपकी पार्टी में नहीं रहे, जो शिक्षक उम्मीदवार थे। अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में गए हैं, मैं बता दूं। 10 के 10 लोग राजेंद्र अशोक तंवर आम आदमी पार्टी चलिए, में, ठीक है। पार्टी में नहीं गए हैं। भाग चुके हैं आपकी पार्टी में। चलिए, ठीक है। अरे भाई नहीं, हम अशोक तंवर को चाहते हैं। चलिए, ठीक है। पार्टी में प्रोफेसर विधु रावल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, खालिद चाल का प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में शामिल होने के लिए। देखिए, दावे तमाम पार्टियों की तरफ से किए जा रहे, अपनी जीत को लेकर बीजेपी की तरफ से 75 पार का नारा दिया जाता है, कांग्रेस 70 पार का दावा ठोकती है, बीजेपी की हार की बात कहती है कांग्रेस। लेकिन जनता की उंगलियों पर जब खेल आएगा, लास्ट फाइनल्स में जब जनता की उंगलियों पर खेल होगा, जब यह तय होगा कि जनता किसे स्वीकार कर किसे नकार देती है। बहरहाल बुलेटिन में इस बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।